तो गाइस, कैसे हैं आप सब। हमारे क्लास 12th की बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर चल रहा था, पुष्पी पादपों जनन। ठीक है, तो उसमें मैंने परागकण कैसे बनता है ये आपको बता दिया था। उसकी संरचना रह गई थी और वो है संरचना ये परागकण की संरचना। परागकण गोलाकार होता है और उसमें एक केंद्रक पाया जाता है और ये गोलाकार दो परतों से बना होता है। एक होती है अंतःचोल जो कि पैक्टोसेलुलोज की बनी होती है, ठीक, और एक होती है बाह्यचोल। बाह्यचोल जो होती है वो डिजाइनदार होती है और कठोर होती है। बाह्यचोल स्पोरोमेन की बनी होती है और इसका जैविक अपघटन नहीं होता है। इसमें पाया जाता है एक जनन छिद्र जिसको जर्मपोर कहते हैं और एक केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, तो ये आप नोट करेंगे कि परागकण एक गोलाकार संरचना है। इसमें ये दो चोलों से मिलकर बना होता है। एक होती है बाह्यचोल और एक होती है अंतःचोल। बाह्यचोल स्पोरोपोलिन की बनी होती है और अंतःचोल पैक्टोसेलुलोज की बनी होती है। पैक्टोसेलुलोज की बनी होती है। इसमें एक जनन छिद्र पाया जाता है जिसे जर्मपोर कहते हैं। इसमें केंद्रक होता है और यह केंद्रक, ये जो परागकोश है परागकण है, वो परागकोश से निकलने से पहले, जब ये परागकोश से निकल रहा होता है उससे पहले ये केंद्रक दो भागों में विभाजित हो जाता है। दो भागों में विभाजित होता है। एक बनाता है छोटा वाला केंद्रक, एक बनता है बड़ा केंद्रक। जो छोटा केंद्रक होता है उसे हम कहते हैं जनन कोशिका या जनन केंद्रक और इसे इंग्लिश में कहते हैं जर्म सेल, GERM, जर्म सेल। ठीक है, और जो ये बड़ा केंद्रक होता है उसे हम कहते हैं वर्धी केंद्रक या वर्धी कोशिका या कायिक कोशिका। ठीक है, और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं एक्टिन सेल। एक्टिन सेल। तो आपने लिख लिया होगा परागकण की संरचना के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे जायांग के बारे में। परागकण की संरचना के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे जायांग के बारे में। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये पूरा जायांग का चित्र है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जायांग में तीन भाग विशेष होते हैं। पहला तो होता है वर्तिकाग्र, दूसरा होता है वर्तिका और तीसरा होता है अंडाशय। ठीक है, जायांग में क्या होता है, तीन भाग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है वर्तिकाग्र जो ये है, और दूसरा होता है वर्तिका जो कि ये नलिका दिख रही है, नलिका नुमा संरचना, यही होती है वर्तिका। एक ये होता है और एक होता है अंडाशय। ठीक है, ये अंडाशय होता है। इन्हीं अंडाशयों के अंदर ये सब पाया जाता है। तो सबसे पहली बात ये है कि वर्तिकाग्र का क्या काम होता है। तो परागकणों को पकड़ना यानी कि चिपकाना, कुल मिला के उसे पकड़ लेना, उसे चिपका लेना, वर्तिकाग्र का ही काम होता है। ठीक है, वर्तिका से क्या होता है, जो परागकण में जनन छिद्र पाया जाता है जिसमें जर्मपोर कहते हैं, जैसे उससे एक नलिका निकलती है जो कि वर्तिकाग्र से होकर अंडाशय में जाती है। ठीक है, तो ये वर्तिका का काम हो गया कि नलिका को रास्ता देना, प्रदान करना। अब हम पढ़ेंगे कि अंडाशय का क्या काम होता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अंडाशय में बहुत सारे बीजांड पाए जाते हैं। अंडाशय में बहुत सारे बीजांड पाए जाते हैं और वह बीजांड दो आवरणों से घिरे होते हैं जिन्हें कहते हैं अंतः आवरण और एक को कहते हैं बीजांडकाय या बाह्य आवरण। ठीक है, और इन बीजांड से क्या होता है, इन बीजांड से होता है भ्रूण को बीजांडकाय का निर्माण, बीजांडकाय का निर्माण होता है। फिर उन बीजांडकाय से भ्रूण कोश का निर्माण होता है। ठीक है, और बीजांड जिस अंडाशय से जिससे जुड़ा होता है उसे बीजांड व्रंत कहते हैं। ये दिख रहा होगा आपको, उसे बीजांड व्रंत कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि बीजांड जहाँ से अपूर्ण होता है उसे हम कहते हैं बीजांड द्वार। ये अपूर्ण दिख रहा है,
इसे ही हम कहते हैं बीजांड द्वार। बीजांड द्वार के ठीक पीछे एक निभाग होता है और उस निभाग के ठीक आगे तीन प्रतिमुख कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये तीन प्रतिमुख कोशिकाएं ये पाई जाती हैं और इनके आगे तीन कोशिकाएं और होती हैं जिन्हें दो को सहायक कोशिका और जो बीच वाली होती है उसे अंड कोशिका कहते हैं। जो ये बगल वाली है इन्हें सहायक कोशिका और जो बीच वाली है उसे अंड कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि भ्रूण कोश में ही भ्रूण का निर्माण होता है और वगैरह वगैरह होता है, उसे पोषण वगैरह मिलता है। ठीक है, तो ये आपका था बीजांड के बारे में। तो मैं आपको बता दूं ये द्वितीयक केंद्रक है, ये द्वितीयक केंद्रक है। तो मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूँगा कि जायांग में क्या होता है। सबसे पहले वर्तिकाग्र होता है और एक वर्तिका होती है और एक अंडाशय होता है। उस अंडाशय के अंदर में बीजांड, बहुत सारे बीजांड होते हैं। ठीक है, उन्हीं में से एक बीजांड का हमने ले लिया है चित्र। बहुत सारे बीजांड होते हैं जो कि दो आवरण से घिरे होते हैं। ये बीजांड है जो कि दो आवरण से घिरा हुआ है। एक का नाम है अंतः आवरण और दूसरे का नाम है बीजांड का या बाह्य आवरण। ठीक है, अब क्या होता है, बीजांड के पीछे एक निभाग होता है। बीजांड के पीछे एक निभाग होता है और इसके आगे प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं। प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, बीजांड काय जो होता है, बीजांड काय उसके अंदर भ्रूण कोश का निर्माण होता है। ठीक, बीजांड जिस चीज से अंडाशय से जुड़ा होता है उसे हम कहते हैं बीजांड व्रंत। ये आपको दिखा होगा बीजांड व्रंत। ठीक है, अब आते हैं हम कि सहायक कोशिका। सहायक कोशिका तीनों साथ में कोशिकाएं होती हैं। बीजांड द्वार के ठीक आगे तीन कोशिकाएं होती हैं जो कि साथ में होती हैं। उनमें से दो को कहते हैं हम सहायक कोशिका और एक को कहते हैं अंड कोशिका। ठीक है, इतना समझिए आप। कोश की अवस्था होती है वो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होती है। ठीक है, जो भ्रूण कोश की अवस्था होती है वो होती है 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय। तो आप ये नोट कर सकते हैं, जो मैंने बोला वो लिख सकते हैं, वरना चित्र से भी आपको पता चल जाएगा कि किसका क्या काम होता है। इसके आगे जो मैं बताऊंगा उसमें आपको पता चल जाना है। तो आपसे देखिए, नोट कीजिए। ओके, तो हमने परागकण की संरचना पढ़ ली और जायांग के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे गुरु बीजाणु जनन के बारे में। ठीक है, गुरु बीजाणु जनन बेसिकली गुरु बीजाणु के बनने को ही, जैसे लघु बीजाणु जनन था वैसे गुरु बीजाणु जनन भी ऐसा ही है। उसके गुरु बीजाणु के बनने को ही गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक अधस्तरीय कोशिका होती है। एक अधस्तरीय कोशिका होती है जो कि विभाजित होकर बीजाणु जनन कोशिका तथा भित्तीय कोशिका बनाती है। बीजाणु जनन कोशिका जो होती है वो बिना विभाजित हुए गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करने लगती है। किसकी तरह? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करने लगती है। फिर ये जो कोशिका होती है वो अर्धसूत्री विभाजन कर कर 4 कोशिकाएं बनाती है। अर्धसूत्री विभाजन करके 4 कोशिकाएं बनाती है जिन्हें हम अगुणित गुरु बीजाणु भी कहते हैं। इनमें से जो 3 गुरु बीजाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और एक सक्रिय रहता है। ठीक है, जो ये एक सक्रिय रहता है वो समसूत्री विभाजन करके 2 कोशिकाएं बनाता है और ये 2 कोशिकाएं विभाजन होकर 4 कोशिकाएं बनाती है और 4 कोशिकाएं विभाजित होकर 8 कोशिकाएं बनाती हैं और इसे ही हम कहते हैं भ्रूण कोश। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि ये गुरु बीजाणु जनन क्या है। तो आपको परागकण की संरचना के बारे में पता चला, फिर आपने देखा कि जायांग क्या होता है, फिर गुरु बीजाणु जनन आपने देखा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि परागकण जब वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, मतलब हम सीधे तौर पर कहें तो संयुग्मन की प्रक्रिया देखेंगे। ठीक है, तो इस संयुग्मन की प्रक्रिया में क्या होता है, ये एक मैंने डेमो के लिए चित्र बना रखा है। आपको पता है कि वर्तिकाग्र जायांग के 3 मुख्य भाग होते हैं। एक होता है वर्तिकाग्र, एक वर्तिका तथा एक होता है अंडाशय। कुल मिला के 3 भाग होते हैं।
तो अगर हम परागकोश से परागकण प्रस्फुटित होकर हवा के द्वारा या किसी भी माध्यम के द्वारा वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए तो वो यहाँ चिपक जाता है, ठीक है, यहाँ ये चिपक जाता है, वर्तिकाग्र उसे पकड़ लेती है, ठीक। फिर क्या होता है कि परागकण में एक जनन छिद्र पाया जाता है, मैंने बताया था, इसी वीडियो में बताया। तो उसमें जनन छिद्र पाया जाता है। उस जनन छिद्र से क्या होता है, एक नलिका निकलती है, एक नलिका निकलती है जो कि वर्तिकाग्र से होते हुए बीजांड द्वार में प्रवेश करती है, वर्तिकाग्र से होते हुए बीजांड द्वार में प्रवेश करती है। ये बीजांड द्वार है, ये पूरा बताया था ना, जहाँ पे बीजांड अपूर्ण होते हैं उसे बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड द्वार में प्रवेश करती है। उस नलिका के द्वारा परागकण में उपस्थित वर्धी केंद्रक और जनन केंद्रक इसके साथ आ जाते हैं, इस नलिका के साथ आ जाते हैं और ये भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करती है, तो केंद्रक भी इसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और जो जनन केंद्रक होता है वो विभाजित हो जाता है और दो नर युग्मक बनाता है। जो जनन केंद्रक है वो विभाजित हो जा रहा है और नर युग्मक बनाता है। फिर क्या होता है कि जो एक नर युग्मक होता है वो द्वितीयक केंद्रक के साथ संलयित होकर प्राथमिक, एक नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक, ये द्वितीयक केंद्रक है, उसके साथ संलयित हो जाता है और बनाता है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है और जो एक नर युग्मक बचता है वो ये अंड कोशिका के साथ नस का निर्माण करता है। जो दूसरा केंद्र, एक केंद्रक इसके साथ चले गया और जो दूसरा था वो अंड कोशिका के साथ संलयित हो गया और बनाया युग्म नस। क्या बनाया? युग्म नस बनाया। ये जो संरचना होती है वो 3n यानी कि त्रिगुणित, ये जो अवस्था होती है वो 3n त्रिगुणित अवस्था होती है। ये हमने पढ़ा कि कैसे युग्मनस बनता है जायांग और परागकण के द्वारा। अब इसके आगे क्या होता है, जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है ये बाद में चलकर फल का भ्रूणपोष बनाता है। आपको पता ही होगा कि जो युग्मनस होता है वो आगे चलकर भ्रूण का निर्माण करता है। तो ये क्या करता है, ये फल का भ्रूणपोष बना रहा है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, और युग्मनस भ्रूण का निर्माण करता है। ठीक है, ये हो गया कि संलयन के बारे में, पुष्पी पौधों में संलयन कैसे होता है। परागण जो होता है ना, परागण एक होता है परागकोश, एक होता है परागकण। परागकोश में परागकण बनता है, तो वो जब प्रस्फुटित होता है मतलब फटता है तो परागकण बाहर आता है। वो हवा के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से, पानी, बर्फ या फिर किसी पक्षी के माध्यम से जब वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो उस क्रिया को हम परागण बोलते हैं। परागण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परागण बोलते हैं। निषेचन कैसे होता है ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे होता है। इतना डिटेल में आपको बताया है, आप इसे सुनिए और इसके नोट्स बनाइए और ये चित्र भी बना सकते हैं अगर आपको सही लगे तो। ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहें ANS क्लासेस। शुक्रिया।